मानवाधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ साथ अपनी पार्टी का भी मैं विशेष धन्यवाद करता हूं, मुझे इस विषय पर विचार रखने के उन्होंने जो मुझे समय दिया। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं ये निवेदन करता हूं, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वैसे भी संशोधक विधेयक के अंदर ऐसी कोई विरोध करने वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर शशि थरूर ने कुछ पॉइंट रखे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंट के आधार पर ही उसके जो पेरिस में जो मीटिंग हुई उसके आधार पर भी भारत सरकार इस विधेयक को लाई है। पिछले लगभग 3 दशकों का जो अनुभव रहा कि किस प्रकार से हमारे मानव अधिकार आयोग काम करते रहे, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, क्या उसमें महसूस किया गया। कुछ बातें जरूर सही हैं जो डॉक्टर शशि थरूर ने कही। पेंडेंसी ऑफ द केसेज, इनएफिशिएंसी, लेकिन उनसे इन बात का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं। कुछ दूसरी बातें मैं उसके बाद में उसकी बातों पर मैं आऊंगा। जैसे मैंने कहा कि जो ग्लोबल अलायंस हुआ नेशनल ह्यूमन राइट्स जो इंस्टीट्यूशंस का, उसके आधार पर उनकी कन्फर्मिटी में भारत सरकार इसको जो है इस बिल को ला रही है। और जो ये बात सही है कि कई बार चाहे हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट की जो है सेंटर में जरूरत है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो स्टेट में जरूरत है, कई बार वो नहीं मिलते। ये बहुत ही बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। उसके कारण जो कई बार जो जगह थी वो कई बार खाली रही। एक महिलाओं को भी सदस्य बनाना है, बहुत समावेशी बनाने का, मैं इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इसके लिए वो किया है। जहां टर्म और टेन्योर की बात है, जहां डॉक्टर शशि थरूर जी कह रहे थे, अधिकतर दूसरे जितने कमीशन है वहां पर जो टेन्योर है 3 साल का। इन कन्फर्मिटी दोज कमीशंस, दैट इज व्हाई दे आर रिड्यूसिंग द टेन्योर इन दिस कमीशन आल्सो। अध्यक्ष महोदय, मानव अधिकारों पर विचार करते समय मैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कुछ विचार रखना चाहता हूं जो मुझे बहुत जरूरी लगता है। आजकल के युग में हमारे अपने पीपी चौधरी जी यहां नहीं हैं। 2015 में मुझे और श्री पीपी चौधरी जी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के वहां पर एक समारोह में मुझे बुलाने का एक मौका मिला। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मैग्ना कार्टा के ऊपर बहुत बड़ा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था। वहां पर आने वाले अधिकतर स्पीकर्स विशेष रूप से जो ब्रिटिश लोग थे इस बात को कह रहे थे कि दुनिया के अंदर मानव अधिकारों की जो शुरुआत हुई, जो मूल बात शुरू हुई, वो मैग्ना कार्टा से शुरू हुई 1215 के अंदर। मैं वहां पर भी इंग्लैंड के अंदर लंदन में इस बात को कह रहा था। ये मैग्ना कार्टा जो है, जो 800 साल पुरानी बातें हैं, उसे हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे देश के अंदर इस नामों से नहीं था। ये बात जरूर है कि मैग्ना कार्टा के बाद फ्रांस पहला देश था दुनिया का जिसने 1789 में उनके यहाँ मानव अधिकारों की जो किया। उसके बाद अमेरिका आया 1791। उसके बाद 2 विश्व युद्ध हुए, उसमें यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आई 1948 के अंदर। सन 48 के अंदर उन्होंने जो है मानव अधिकार आयोग के गठन के बाद जो है उन्होंने इसका एक डिक्लेरेशन किया। और उसी की मैं कह सकता हूं कि नकल करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें ये लिखा हुआ है, जब डिस्कशन हुआ कि अमेरिकन संविधान के आधार पर और यूएन जो है जो आयोग जो बना था मानव, उसके आधार पर हमारे यहाँ जो 7 पहले मौलिक अधिकार थे, बाद में अभी 6 रह गई, उसका जो है भारतीय संविधान में जो वो किया गया वो उन्हीं के आधार पर उसमें किया गया था। तो इसे मैं कह सकता हूं, ये बात सीधे है कि मानव अधिकारों की जो संकल्प है एक पश्चिमी संकल्पना है। ये हमारी जो है हमारे देश की या भारतीय संस्कृति में इस प्रकार की संकल्पना को महत्व नहीं दिया गया। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, सारी इस बात को लोग मानते हैं कि मानव इस सृष्टि की एक विलक्षण कृति है और उसकी विलक्षणता के पीछे का कारण क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे शास्त्रकार ये कहते रहे कि न ही मनुष्य श्रेष्ठतम ही किंचित। सर्वश्रेष्ठता का आधार ये था कि मनुष्य अपने चिंतन और मनन के कारण अपनी आजादी और सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच में अपने अभ्युदय निश्रेष का विकास करता है, ऐसी हमारी संस्कृति ने माना था। हम तो ऋषियों की संतान है ऐसा हम मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं
जो लोग ये कहते हैं कि वो बंदरों की औलाद हैं, ऐसे लोगों की भावनाओं को भी मैं कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर जो लोग ये मानते हैं, मैं ये मानता हूं, भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं, मुनियों की संतान हैं। जो लोग ये मानते हैं उनकी भावनाओं को मेरे को ठेस है। मैं ये केवल ये कहना चाहता हूं कि अभी मुझे बोलने दीजिए, हमारी संस्कृति परंपरा में मानव मनुष्य निर्माण पर जोर दिया गया। आएगा देन स्पीक नाउ, प्लीज बैठिए महुआजी, बैठिए कनिमोजी, बैठिए, लेट मी स्पीक नाउ, लिसन एक्सप्रेशन आपका टर्न आएगा, देन यू स्पीक, नेक्स्ट इज योर कनिमोजी, आपका अगला जगह, प्लीज सिट डाउन, महुआजी, स्वागत दा, प्लीज आप बैठिए, प्लीज कोऑपरेट, स्वागत दा, प्लीज यू नो मोर देन मी, प्लीज सर, ओके, यू जस्ट महुआजी, योर टर्न विल कम। जी अध्यक्ष महोदय, तो मैंने कहा कि हमारी संस्कृति ने मानव निर्माण के ऊपर जो लोग मानव अधिकारों की कीमत नहीं समझते, इस तरह से बीच बीच में वो करते हैं। हमारी संस्कृति और परंपरा ने मनुष्य के निर्माण पर बल दिया, मानव अधिकारों के उस पर नहीं, कि संस्कारों के बल पर एक मनुष्य को कैसे संस्कारवान बनाया जाए, कैसे अच्छे इंसान का निर्माण किया जाए, इस बात पर जोर दिया। हमारी संस्कृति निवेद ने कहा कि मनुभाव अच्छे मनुष्य का निर्माण करो। ऐसे संस्कारों से धर्म के आधार पर सच्चा इंसान बनने के पे और कर्तव्य परायणता पर उन्होंने जोर दिया। और हमारा धर्म केवल ये नहीं कहता कि मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ। हमारे लोगों ने, हमारी संस्कृति ने कहा कि धर्म उस चीज का नाम है तो सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अनुवर्त्यताम आत्मनय प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो मैं अपने लिए नहीं चाहता हूं, मैं दूसरे के प्रति मैं करूं। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, मैं दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करूं बोलते हुए। ये धर्म है। धर्म केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाने का नाम नहीं है। जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं, ऐसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करें, यही धर्म का आधार है। और इसलिए हमारे उसूलों की कहा, हमारे लोगों ने माना, केवल धर्म उसके आधार की बात नहीं कि उन्होंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, दुनिया के सब लोग सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब स्वस्थ रहें। ये बातें जो है केवल उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल मात्र जो है केवल आदमी के लिए नहीं। हमारे वेदों ने इस बात की घोषणा की थी कि मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्र से चक्षुषा समीक्षामहे। हम सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें, दोस्तों की दृष्टि से देखें, केवल मात्र मनुष्य को नहीं, लेकिन दुनिया के जितने प्राणी हैं उन सबको हम मित्र की दृष्टि से और उसकी दृष्टि से देखें। इसलिए हमारे यहाँ पर कभी भी हम लोगों ने कभी भी ये मानव अधिकारों की बात, केवल कर्तव्य संस्कार अच्छे उसकी हमने बात की। हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा इस दुनिया को दिया। इसलिए मैंने कहा ये जो संकल्पना है मानव अधिकारों की, ये पश्चिमी संकल्पना है। हम लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि आदमी जो है त्याग करके भोग करे, बांट करके खाना सीखे, बांट करके खा कर उस आगे बढ़े। ऐसे मानव अधिकार सिखाने की, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि मानव जो है इस सृष्टि का ट्रस्टी है। इस सृष्टि के अंदर जो भी किया मानव उसका जो एक ट्रस्टी है। इसलिए चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे पेड़ और पौधे हो, सबका उसको ट्रस्टी उसको माना गया। अध्यक्ष महोदय, हजारों लाखों लोगों का कत्ल करने वाले, धर्म के नाम पर लूटने वाले, अत्याचार करने वाले, जमीन जायदाद और देशों पर कब्जा करने वाले ही बाद में मानव अधिकारों की बातें करने लगे। ये इतिहास बताता है इस बात को, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो इतिहास इस बात को बताता है कि जिन्होंने लाखों लोगों को मारा होगा, चाहे अमेरिका का इतिहास देखिए, न्यूजीलैंड का इतिहास देखिए, ऑस्ट्रेलिया का इतिहास देखिए, यूरोप का इतिहास देखिए, जिन्होंने धर्म के नाम पर अब उसके जो है अपने रिलीजन के नाम पर वो किया है, लोगों को मारा है, एबॉर्जिन्स को मारा है, ट्राइबल्स को मारा है, वही लोग बाद में जो मानव अधिकारों की बात करने लगे। जब तक हम लोग कर्तव्य परायण और इसकी बात नहीं होगी, तब तो हम अधिकार लेकर भी हम लोग क्या करेंगे। हम सब जो यहाँ पर जो है यहाँ बैठे हैं, इस प्रकार का देश में माहौल पैदा करने के लिए, ऐसे कानून बनाने के लिए, ताकि मानव को अच्छा इंसान कैसे, उसको अधिकारों की रक्षा हम कैसे क्या कर सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आजकल के जो मानव अधिकार संगठन अपने अनुभव के आधार पर कुछ बात बताना चाहता हूँ। अलग अलग नामों से मानव अधिकार संगठन काम करता है। बहुत तरह के संगठन है इस देश के अंदर।
को अखिल भारतीय के नाम पर हैं, को राज स्त्री हैं, को मानव अधिकार के नाम पर है, को संगठन हैं, को भ्रष्टाचार विरोधी हैं, को अपराध विरोधी हैं, पता नहीं को लॉयर्स के को उसके नाम पर अलग अलग नामों से ये लोग करें। और ज्यादातर, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, ज्यादातर इस देश के अंदर जो मानव अधिकार संगठन हैं उनकी जो फंडिंग है बाहर से होती है। ज्यादातर मैं बोल रहा हूं, ये जो है ये बात इज नो रिकॉर्ड, ज्यादातर मानव अधिकार संगठन दे आर फॉरेन फंडेड। और ये बात जरूर है कि पिछले 5 वर्षों में, अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार के कारण कुछ लोगों के धंधे बंद भी हुए हैं। इस बात का हमको अभिनंदन भी करना चाहिए। ज्यादातर मानवाधिकार संगठन ये सभी सरकारी विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस, फौज, उनके खिलाफ काम करते हैं। आतंकवादियों के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे, नक्सलियों के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे, अपराधियों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, आरोपियों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेंगे, हमारी संस्थाओं के खिलाफ बोलेंगे, पुलिस के खिलाफ बोलेंगे, उनको हतोत्साहित करने का, उनको डिमोरलाइज करने का काम करने जाते हैं। कोर्टों तक जो केस दाखिल करते हैं, आतंकवादी रक्षा, उनके जो पीड़ित हैं, उनसे जिनको मारा है, उनके परिवार के प्रति कभी नहीं बोलेंगे। अपनी एजेंसी पे, सीबीआई पे, आईबी पर कर्मचारी डिमोरलाइज, उनको कमजोर बनाने का काम करते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, बड़े शर्मनाक उदाहरण है और सच को ध्यान से सुनना चाहिए। मार्च 1993 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ, 257 लोग मारे गए। पुलिस पर गंभीर आरोप लगे, देश का नाम भी बदनाम किया गया, कुछ पॉलिटिकल लोग भी उसके पीछे मानवाधिकार संगठनों को खड़े कर दिए। अक्टूबर 1993 में, मार्च में जो है सीरियल ब्लास्ट हुई थी, भारत सरकार में यहां पर जो है अक्टूबर 1993 में एनएन वोरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और वोरा कमेटी की रिपोर्ट ने कि इनके पीछे कौन कौन लोग हैं, कैसे यहां पर जो है सीरियल ब्लास्ट के पीछे कौन कौन लोग हैं। और मैं तो ये कहूंगा, मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, हमारे गृहराज मंत्री यहां पर बैठे हैं, कि राजनीति का किस प्रकार से अपराधीकरण किया गया, किस प्रकार से राजनेताओं, अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट, किस प्रकार से उनका नेक्सस, किस एचआर जो ह्यूमन राइट्स संगठन का किस प्रकार से नेक्सस था, इसके बारे में रिपोर्ट दी गई। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र केस किया क्योंकि भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को जो सार्वजनिक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ये कहने के बाद कि इसको जो है इसको सार्वजनिक किया जाए, भारत सरकार ने उसने सुप्रीम कोर्ट में निवेदन किया कि अगर हम लोग ये रिपोर्ट जो सार्वजनिक करेंगे, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ये हमको जानने की जरूरत है, इस देश को जानने की जरूरत है। ये कौन लोग हैं जो इसके पीछे थे, ये कौन लोग हैं जिनका गैंगस्टरों से संबंध था, कौन लोग ये उसके संगठन थे, कौन लोग ये मिले हुए थे। तो मैं जरूर ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को जो है वो बताना चाहिए। इसी संसद के ऊपर 2001 में सबको मालूम है 13 दिसंबर को इसी संसद के ऊपर हमला हुआ। अफजल गुरु उसका मास्टरमाइंड था। 2002 में बड़ा फास्ट ट्रैक वो हुआ, उसमें अटल जी की सरकार थी, यहां उसको फांसी की सजा सुनाई गई 2002 में। 2002 से लेकर के 2013 तक ये मानव अधिकार संगठन और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको पॉलिटिसाइज करती रही और 2013 में जाकर के उसको जो करके फांसी लगी, तब भी लोगों ने कहा एग्जीक्यूशन इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये मानवाधिकार के संगठन के काम कर रहे हैं, ऐसे आर्टिकल लिखे गए। याकूब मेमन जो हमारे 1993 मुंबई ब्लास्ट का एक मुख्य आरोपी था, क्या को सोचता है ताड़ा का आरोपी, उसको 2007 में उसको फांसी की सजा जो सुनाई गई, 2015 में जाकर रात के 3 बजे। ऐसे हमारे लोग हैं, जैसे मैंने कहा, ये कुछ संगठन है, मानवाधिकार संगठन है, कुछ हमारे एडवोकेट, उसके अंदर भी कुछ इस प्रकार के लोग हैं। रात के 3 बजे किसी साधारण आदमी के लिए, किसी सज्जन आदमी के लिए आज तक जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं खुला रात के 3 बजे। याकूब मेनन एक टेररिस्ट के लिए, एक आतंकवादी के लिए रात के 3 बजे हमारा सुप्रीम कोर्ट खुलता है। क्या यही इस प्रकार के मानव हम बात करते हैं? ठीक है, उनको
नहीं मैं अगले दिन कोर्ट खुलाना जरूरी था या रात को 3 बजे फैसला सुनाना जरूरी था, आप बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले इतिहास के अंदर कभी भी जब उसके अंदर 2007 तक उसका हो गया, सुप्रीम कोर्ट को चला गया, तब भी ये केस आपसे चलता रहा। मैं इसको बात को कह रहा हूं कि किस प्रकार से अपना वो करते हो लोग करते। इशरत जान का केस था, उसमें 2 पाकिस्तानी मारे गए, टेररिस्ट थे, 2 हमारे इंडियन थे। उस पर कितना बवाल हुआ। डेविड हेडली ने बयान दिया था, इवन की इशरत जान भी उसके अंदर जो टेररिस्ट थी, फिदाइन थी, एलईटी की फिदाइन थी, कितना उसके हम लोगों ने किया। एक मैं इस बात को उदाहरण देना चाहता हूं, लंदन के अंदर एक सस्पेक्ट टेररिस्ट मारा गया, लंदन पुलिस के उसमें लंदन पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया। क्या लंदन का इंग्लैंड में हुआ, किसी ने को हल्ला मचाया? क्या किसी मानवाधिकार संगठन ने उसके बारे में हल्ला मचाया? वहां की मीडिया ने को हल्ला मचाया? हमारे यहाँ इस प्रकार का हल्ला मचते रहते हैं। तो 2008 में मेहताब जी 26/11 को 2008 मुंबई पर अटैक हुआ, इतना बड़ा अटैक हुआ। मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि मानवाधिकार संगठन सामने आए और क्या कहा। एक तो हमारा, आई एम सॉरी टू से, one of our own police officers he wrote a book who killed Karkare, और उन्होंने लिखा कि द रियल फेस ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। आईबी को दोष किया कि आईबी के लोग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड। हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग ही, रा के लोग ही, उन्होंने सब मास्टरमाइंड किया है, उन्होंने अटैक करवाया मुंबई के ऊपर। राहुल जी ऐसी किताब लिखी थी, उसके पीछे मानवाधिकार संगठन के लोग थे। यहां दिल्ली के अंदर बाटला हाउस का केस हुआ 2008 में। हमारा एक इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा, वो शहीद हो गए। हमारी कुछ पार्टियां, हमारे कुछ नेता, वो आतिफ जो अमीन था, जो एक टेररिस्ट उसमें मारा गया था, एक मोहम्मद साजिद, उनके घर तो जाते हैं, मोहनचंद शर्मा के घर पर नहीं गया कोई। न हमें दुख हुआ उसकी शहादत का, न हमें दुख हुआ, न उसके ऊपर गर्व हुआ, न उसके लिए किसी ने उसके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की। तो हमारी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, नेताओं का मुझको मालूम है, बोलते कि उनको नींद नहीं आई, रात को नींद नहीं आई, रात को नींद नहीं आई, समझ। और ये तो एनएसआरसी की रिपोर्ट के बाद भी ये लोग शांत नहीं हुए। 2009 कुछ में मैं अभी शशि थरूर जी बात कर रहे थे, उसको एनआरसी की बात कर रहे थे, मुझे याद आ गई वो बात। घुसपैठियों के बारे में, आसाम में घुसपैठियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2006 में कहा था, इट इज एन एक्सटर्नल एग्रेशन ऑन इंडिया, कि घुसपैठियों को निकालना चाहिए। लेकिन पिछले इतने दशकों में, इतने अकॉर्ड होने के बाद भी 1985 में राजीव गांधी अकॉर्ड हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया तब तक? एनआरसी बनी, एनआरसी में इतना काम होने के बाद अभी उसमें हल्ला मचाया जा रहा है। मेरे कुछ उसमें सवाल भी हैं, और मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जब हम मानव अधिकारों की हम बातें करते हैं, संविधान में मौलिक अधिकारों की बातें करते हैं, मैंने ये प्राइवेट मेंबर बिल्स भी इंट्रोड्यूस किया था कि संविधान के अंदर जो 25 से लेकर के 25 से लेकर 30 तक जो आर्टिकल्स हैं, उनको इस प्रकार से, चौधरी साहब विद्वान अधिवक्ता हो आप, उनको जिस प्रकार से इंटरप्रेट किया गया पिछले 6 सालों में, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए, अपने धार्मिक संस्थानों को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। बहुसंख्यक लोग नहीं कर सकते। वो अपने शिक्षा संस्थान चला सकते हैं, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, बहुसंख्यक लोग नहीं चला सकते हैं। क्या ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या उनके जब मानव अधिकारों का हनन नहीं है? क्या उसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं है? ये मेरा कहना है। अल्पसंख्यक जो संस्थाएं, जो विश्वविद्यालय चलाते हैं, वहां पर हमारे जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जो भारत सरकार से जो फंडिंग इंस्टीट्यूशन हैं, या 100% पैसा जाता है, क्या उनको ये अधिकार होना चाहिए? क्या इसको रिविजिट करने की जो हमको जो नहीं होना चाहिए? क्या खत्म नहीं होना चाहिए? एक पुलिस कस्टडी में डेथ होती है,
पुलिस कस्टडी में डेथ तो कहीं भी हो सकती है, मौत कहीं भी हो सकती है, प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है, बीमारी से भी हो सकती है, लेकिन हर बार यही माना जाता है, सबकी नजर में यह आता है कि पुलिस वालों ने मारा होगा। पुलिस वालों के मारने के कारण ही इसकी मौत हुई है। इंक्वायरी करने का जेल में मौत होती है, जेल में भी ये माना जाता है कि मानव अधिकारों का हनन हुआ, उसको मारा गया होगा जेल में, उसके कारण उसकी मौत हुई। इसे भी जरा विचार करने की जरूरत है। और बाद में रिपोर्ट आने के बाद भी, जांच में रिपोर्ट होने के बाद भी ये हमारे डेटा जनरली ठीक नहीं होते हैं। गृह मंत्री जी, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे उसमें जो है ये डेटा ठीक नहीं होते हैं। तो हमारी जो रिपोर्ट है वर्ल्ड लेवल पर जाकर के खराब होती है, हमारा इंप्रेशन खराब होता है कि हमारे यहां इतनी जादू को होती है। एक तो मैं भारत सरकार को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोग जो है जब उसकी बात करते हैं मानव अधिकार, ये कहते हैं सब जाति, धर्म, वंश, किसी कोई धर्म रिलीजन को मानने वाले सब उसको नजर में बराबर है, कानून के नजर में सब बराबर है। इतने वर्षों तक हम हज पर सब्सिडी देते रहे, क्या किसी ने सोचा है कि कैलाश और मानसरोवर पर सब्सिडी देना चाहिए? किसी ने नहीं सोचा। ये तो मैं मोदी सरकार का अभिनंदन करूंगा कि अभी 2019 में उन्होंने हज सब्सिडी को उन्होंने जो है उसको जो है बंद किया है। और इसलिए अपने नकवी साहब का बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि हज सब्सिडी के छल को मोदी सरकार ईमानदारी के बल पर खत्म किया। बड़ा मैं उसके अभिनंदन करना चाहता हूँ। और ये बड़ा अच्छा निर्णय कि मुस्लिम विमेन भी जाकर के बिना किसी मेल आदमी के लिए वहां पर जाकर के हज कर सकती है। ये भी एक इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1960 की रिपोर्ट था। अगर कोई महिलाओं को कोई अपने पति की बिना परमिशन के अगर बाहर जाना उसको अलाउ नहीं है, ये महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। ये दुनिया मानती है इस बात को। हमारे यहां अब तक ये चलता रहा। मैं एक तरह देख लीजिएगा, बस आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, मैं 2-3 मिनट भाजपा के भी और वक्ता भी बोल रहे हैं। बस 2 मिनट जी, प्लीज टेक योर टाइम। मैं 2-3 उदाहरण जरूर देना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर, मैं एक ह्यूमन इसको अपने MHA की कमेटी के अंदर भी मैं था। ये हमारे जो है जो 1947-48 में हमारे गुजर लोग जो हिंदू थे कश्मीर के अंदर आए थे, और कश्मीर में आने के बाद उनको अधिकार नहीं दिए गए। भारत सरकार के वो जो है नागरिक बने, लेकिन कश्मीर के अंदर वोट नहीं कर सकते, उनको कोई अधिकार नहीं, उनके बच्चों को कोई एडमिशन नहीं, उनके बच्चों को कोई नौकरी नहीं। क्या पिछले 70 वर्षों में हमने इस बात पर ध्यान दिया कि उनके भी कोई मौलिक अधिकार हैं, उनके भी कोई ह्यूमन राइट्स हैं? या कश्मीरी पंडित जो है वहां से जो है जिस प्रकार से भगाए गए, खदेड़े गए, मारे गए, क्या उनका भी कोई मौलिक अधिकार है? क्या इस विषय में हमारे किसी भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस बात पर क्या कभी ध्यान दिया है? कोई संगठन ने क्या उनकी बात कभी उठाई है? मैं केवल एक बात कह करके अपनी बात को जो है समाप्त करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र का एक केस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता जगह का, कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। महाराष्ट्र में पुलिस वाले सब जगह करते हैं, कोई केस होता था पुलिस वाले जाते थे जज से रिक्वेस्ट करते थे, मजिस्ट्रेट रिक्वेस्ट की भी हमको पुलिस कस्टडी दे दीजिए। 10 दिन की मांगते थे, पुलिस जो है जज जो है 2 दिन की देता। बोलता था आप लोग जो है गलत काम करते हो, लोगों को तंग करते हो, परेशान करते हो। अनफॉर्चुनेटली उसी जज के घर पर जो है HPD घर फोड़ी होगी, हाउस ब्रेकिंग होगी। पुलिस ने जो है 2-4 दिन के बाद आरोपी पकड़े गए। पुलिस वालों ने बोला कि वो क्योंकि आदत थी जज साहब को पुलिस वालों को 2 दिन से ज्यादा देते नहीं, तो पुलिस वालों ने कहा कि साहब 2 दिन की पुलिस कस्टडी दे दिए। नहीं, 2 दिन क्यों क्यों मांगते, 10 दिन के लीजिए। पुलिस कस्टडी मिल गई, 1 हफ्ते तक इंट्रोगेशन चलता रहा। उसके बाद वो जज साहब वहां थाने में गए कि भाई माल मिला कि नहीं, माल बरामद हुआ कि नहीं हुआ, जो घर से चोरी हुआ था। कहता साहब ये बोल ही नहीं रहा। कहता ऐसे कैसे बोलेगा, ऐसे कैसे बोलेगा, अरे आपने इसकी पिटाई किया क्या? जज के घर पर चोरी होती है तो उसकी पिटाई होना चाहिए। अगर आतंकवादी टेररिस्ट दूसरों को मारता है तो हम खड़े हो जाते हैं, हम मानव अधिकारों का नाम लेकर के खड़े हो जाते हैं। मेरे परिवार का कोई आदमी मारा जाता है, आरोपियों के हाथों मारा जाता है, टेररिस्ट नक्सलाइट के हाथों मारा जाता है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार उसके पर कड़ी व्यवस्था करे। हम लोग किस प्रकार से
एक मैं कह सकता हूं, एक क्रम से पाखंड तो मुझे नहीं कहना चाहिए कि, लेकिन किस प्रकार की दोहरी नीति हम लोग रखते हैं। विरोधाभास हम लोग जो है, दंड जो है हमारा सरकार के किसी भी देश के अंदर हो, दंडेन शास्ति प्रजा, दंड से ही सरकार चलती है। और हमारे यहाँ तो इस पर का विधान था, भगवान कृष्ण गीता में कहते थे, भगवान कृष्ण जी कहते थे कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। अरे सज्जनों की रक्षा करो, दुर्जनों का दमन करो। जब दुर्जनों का दमन जब तक नहीं होगा तब तक हम चलने वाले। तो मैं केवल इतना ही निवेदन करता हूं कि हमारी जो भी हमारे ये आयोग हमारे बन रहे हैं, इन बातों पर ध्यान दिया जाए। ऐसे कुछ गाइडलाइन भी साथ साथ तैयार होना चाहिए, ऐसे रूल्स भी कुछ प्रकार से बनना चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करें। ये निश्चित रूप से अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उसकी जरूर रक्षा कीजिए। हम तो इस बात के लिए कमिटेड हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मुझे इस बात का याद आता है, अध्यक्ष महोदय, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में 20 मई को उन्होंने केंद्रीय कक्ष में एक भाषण दिया था, सब लोगों ने सुना था। उन्होंने कहा था कि सरकार वो हो जो गरीबों की सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों की सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लीजिए। और हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में दिखाया है, इसलिए पिछले 5 वर्षों के अंदर ये आंकड़े इस बात को दिखाएंगे कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर मानव अधिकारों को हनन की संख्या बहुत गिरावट आई है। अगर हम सरकार अच्छी करते हैं, अगर हम जो है ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम लोग काम करते हैं तो मानव अधिकार उसको जो है ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इतना कह करके मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अपनी बात को, एक बात मुझे जरूर याद आ गई और मुझे फिर मुंबई की बात याद आती है। हमारे एक हाई कोर्ट के अंदर एक जस्टिस लैंटिन थे, दादा जस्टिस बख्तावर लैंटिन, वेरी फेमस मैन, वेरी फेमस जज। एक रेप का केस उनके पास गया, अपील के अंदर उसमें गया, उन्होंने कहा था ह्यूमन राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड ऑफ ह्यूमन्स। आदमियों के ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होना चाहिए, नॉट ऑफ ब्रूट एंड रेपिस्ट। आतंकवादियों के मानव अधिकार नहीं, रेपिस्ट के मानव अधिकार नहीं, गलत लोगों के मानव अधिकार नहीं। मुझे लगता है हम लोगों को इसे सीख करके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इतने क्या अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती